महलीज सरकारी और आरजू काज़मी वो सोशल मीडिया की तवाइफ हैं जो 10-10 डॉलर के अंदर अपनी इज़्ज़तें अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाती हैं, हिंदुओं के आगे तलवे चाटने लग जाती हैं। सोशल मीडिया से पैसे कमाने के लिए वो अपने कपड़े उतार कर सोशल मीडिया पर ऐसी नंगी नंगी तस्वीरें पोस्ट करती हैं। हिंदुओं के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मज़हब है बहुत पीसफुल और अच्छा मज़हब माना जाता है इस्लाम से। क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर पुजारी जो होते हैं, क्या औरतों की जो गर्ल्स होती हैं जो वहाँ पर पूजा करने आती हैं वहाँ पर उनका रेप नहीं होता है मंदिर के अंदर? अगर आपको यकीन नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पुजारी लोग जो है ना, जो मंदिर के पुजारी होते हैं वहाँ पर औरतों को पीछे वाले रूम के अंदर ले जाकर उनकी रेप करते हैं, उनकी इज़्ज़तें लूटी जाती हैं। कि और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के ऊपर टारगेट किलिंग नहीं करते, मॉब लिंचिंग नहीं करते, उनकी दाढ़ियाँ नहीं काटते, उनके साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करते। कई ऐसी सोशल मीडिया पर अभी तक भरी पड़ी हुई हैं जो सोशल मीडिया पे वीडियो आप देखते हैं वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर मॉब लिंचिंग होती है, वहाँ पर मुसलमानों की दाढ़ी काटी जाती है, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों की जो औरतें होती हैं उनको मारा जाता है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। महलीज सरकारी और आरजू काज़मी और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करनी है और कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम अज़ान अहमद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हगार टीवी और मेरा नाम अज़ान अहमद है। और आपको सबको ये देखकर हैरानगी हुई होगी कि आज अज़ान भाई ने नमस्ते और सत श्री अकाल क्यों बोला है। वैसे तो आपने जितनी भी 506 वीडियो मेरी देखे होंगे लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं किया है। लेकिन इसका मकसद ये है कि जो आज का जो टॉपिक है वो आप सब जान गए होंगे कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल कौन बोलता है। वैसे तो नमस्कार या सत श्री अकाल बोलने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हाँ, अगर खुशी से किसी को आप सलाम बोलते हैं, वो आपको रिटर्न में कोई जवाब देते हैं तो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि किसी को आप किसी के मज़हब के ऊपर, मेरा मकसद नहीं है कि किसी मज़हब को टारगेट करना। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में दो औरतें जो बहुत मशहूर हैं अपने ऐसी गंदी वाहियात, जो कि ख़ुद को अपने कपड़े उतारने में, ख़ुद को अपनी इज़्ज़त उतारने में, ख़ुद के अपने दुपट्टे उड़ाने में, ख़ुद के अपने सब कुछ वो दिखाने में, जो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आज उनके ऊपर बात करेंगे। इन दोनों के ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी और इनको बताया था कि खुदा के लिए कि इस तरह के जो आप टॉपिक उठाती हैं, इस्लामोफोबिया या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आपको गलत नज़र आता है, वो चाहे मौलवी हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, दिल खुशी से बनाएं। हम खुद बनाते हैं, जो गलत है उसको हम गलत को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन जो कि गलत चीज़ों को अगर आप इस्लाम के ऊपर अगेंस्ट जाएंगे, इस्लाम को अगर आप बुरा कहेंगे, इस्लाम के बारे में आप लोगों के अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी फैलाएंगी कि जो हिंदू, क्योंकि इनके सारे जितने भी जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे हिंदू हैं या गोरे जो भी हैं वटेवर, इन सब को ये दिखाने के लिए कि इस्लाम फोबिया क्या है, इस्लाम को आप किस तरह से नेगेटिव और गलत इमेज दिखाती हैं कि इस्लाम जो है ना क्या क्या कुछ करता है। तो इनको मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा, लेकिन ये दोनों सुधरने वाली नहीं है। पहले के दौर में क्या होता था, जब रंडियाँ जो होती थी, जो औरतें जो रंडियाँ जिसको हम कहते हैं, जो कि आप सब जानते हैं रंडियाँ किसको कहते थे, जो कि 10-10, 20-20 रुपए में बिक जाती थी या कोठों के ऊपर नाचने वाली होती थी। तो वो दौर तो अब ख़त्म हो गया। अब दौर आ गया सोशल डिजिटल। इससे यहाँ पर ये जो सोशल डिजिटल जो लोग बैठकर अपने जो कपड़े उतार कर या अपनी जो चीज़ें दिखाते हैं, जो कि महलीज सरकारी आप सब जानते हैं कि उसके जो अकाउंट बने हैं वहाँ पर आप देखेंगे उसकी जो तस्वीरें या जो कुछ भी है, तो बेसिकली क्या है कि एक तस्वीर दिखाने के लिए इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है ओनली फैंस के ऊपर या प्रोटीन, पता नहीं कौन सा ऐसा एक और है, मुझे नाम अभी याद नहीं है। बहरहाल ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये 3 ऐसे हैं। यहाँ पर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको जो है ना पैसे पे करने पड़ते हैं। पैसे पे करने के बाद आप इनकी तस्वीरें, जो कि गंदी तस्वीरें हैं, जो कि उनके सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, पूरी नेकेड होती है, पूरी कपड़े उतरे होते हैं, जो कि ना पहनने के भी बराबर होते हैं, इस तरह के वो कपड़े होते हैं जो कि वो दिखाती हैं, तो वो उसके चार्जेस लेती हैं $10 रुपये।
تو महलीज सरकारी या फिर आरजू काज़मी, ये दोनों का क्या मकसद है कि इस्लाम को नेगेटिव दिखाना और हिंदुओं का मज़हब जो है उनको पॉजिटिव दिखाना कि हिंदुओं का जो मज़हब है वो अच्छा है और इस्लाम अच्छा नहीं है। क्योंकि इस्लाम में आपको जो है ना प्रॉपर तरीके रहना होता है, आपको बाया पहनना पड़ता है, आपका सर कवर होना चाहिए, आपको इस तरह की जो चीज़ें होती है। क्योंकि इस्लाम हर किसी का अपना एक मज़हब है। हिंदुओं के मज़हब में वो लोग साड़ी पहनते हैं, अपना पूरा बदन दिखाती हैं, अपना सब कुछ दिखाती हैं। तो मुसलमान कभी किसी के ऊपर ये टारगेट नहीं करता कि ये हिंदू है और हिंदू औरत है तो इसने अपना पूरा कपड़ा क्यों उतारा हुआ है। वो उसका मज़हब है, जिस तरह से वो कपड़े पहनना चाहती हैं उस कपड़े से वो खुश है, उसका मज़हब उसको इजाज़त देता है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये लोग थोड़ा सा दिमागी इनके तवाज़ुन ख़त्म हो चुके हैं। ये चाहती हैं कि हमारे दुपट्टे भी ना होने चाहिए, हमारे सर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे कपड़े जिस तरह से मर्ज़ी होने चाहिए और हमारे ऊपर कोई रोक दाम ना हो। हम जिस तरह से शराब पिएँ, ड्रग करें, कुछ भी करें, स्मोकिंग करें, तो हमारे ऊपर कोई रोक दाम ना हो। तो ये चीज़ें ये प्रमोट करवा रही हैं इस्लाम को नेगेटिव दिखाने के लिए। तो इनको कई बार मैंने समझाया, कई बार बताया, लेकिन ये दोनों जो $10 पे बिकने वाली जो औरतें हैं ये चाहती क्या हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे यहाँ तक ये समझ आती है कि ये चाहती हैं कि मतलब जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ आप समझ जाएं कि जो जिस तरह की इनकी ज़िंदगी, हत्ता कि महलीज सरकारी जो कि कनाडा में बैठी हुई है, वो पाकिस्तान की नेशनलिटी भी नहीं है, और आरजू काज़मी इसको कहती है कि आप आवाज़ बुलंद करें, जो कि एक औरत पाकिस्तानी नहीं है, वो कैनेडियन नेशनलिटी ले चुकी है, माइग्रेट होकर पाकिस्तान से चली गई है कनाडा, जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर बात करने का। या तो पाकिस्तानी नेशनलिटी होती तो फिर बात करते हैं। लेकिन क्या है कि इनको पता है जो मुसलमान जो होते हैं वो बड़े इमोशनल होते हैं और हिंदू हैं वो भी बड़े इमोशनल होते हैं। इन दोनों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो आज इनको एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो अभी हाल ही में 2 दिन पहले इनकी, पता नहीं है 1 दिन पहले वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर आई है और मैंने देखी है। तो मैंने सोचा आज इनके ऊपर थोड़ा सा बात भी की जाए, एक बार फिर इनको समझाया जाए कि आप खुदारा जो भी आप वीडियो टॉपिक जो भी उठाएं, जो गलत नज़र आता है हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। हम खुद कहते हैं कि ये गलत है, किसी मुल्ला ने किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, उसके ऊपर आपका हक बनता है, बोलना चाहिए ये गलत है। लेकिन इसके बिना के ऊपर आप सारे मुल्लाओं को, सारे मौलवियों को, सारे पूरे इस्लाम को आप जो है ना नेगेटिव दिखाएंगी तो वो चीज़ गलत नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो हिंदुओं के जो मंदिर के अंदर, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू जो जितने भी हैं उनके दिल तकलीफ़ होगी, उनको ठेस पहुँचेगा। तो क्योंकि ये मजहबी जो चीज़ें होती हैं बड़ी बारीकी से हमें देखना पड़ता है और इन चीज़ों को हमें छेड़ना नहीं चाहिए होता है कि किसी के इमोशनल जो है ना वो हर्ट ना होने चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि महलीज सरकारी और आरजू काज़मी क्या बातें कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं। हम तो बताएंगे, डंकी की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज आप जी देख रहे हैं हमारे साथ महलेज सरकार हैं और बहुत खूबसूरत सी मॉडल हैं और पाकिस्तान से मॉडल हैं, और लेकिन मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं। और हम उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि पाकिस्तान में तो परमिशन ही नहीं है कि कोई किसी किस्म की कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स मिस पाकिस्तान हो सकती है, तो फिर आप कैसे हैं? और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट लिया, और यकीनन लोग तो पीछे पड़े होंगे आपके कि ये आप क्या कर रही हैं और आप मॉडलिंग में कैसे चली गई, या मॉडलिंग के अलावा जैसे आप कह रही हैं, आपने बताया कि मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं, तो फिर ये सब कैसे आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? थैंक यू आरजू जी। तो मैं थोड़ा सा ज़रा नाम का वो करेक्शन करूँगी, महलीज सरकारी। ओके, महलीज सरकारी, ओके। द थिंग इज़ कि मैं कनाडा में 25 साल से रह रही हूँ और मेरा हमेशा से शौक था मॉडलिंग, एक्टिंग और इन चीज़ों में। मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई एक पेजेंट करवाता है मिस पाकिस्तान के नाम से,
تو اس سے پہلے میں کینیڈین جو یہاں پر تھی ماڈلنگ ایجنسیز ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, ٹی وی شو پہ بھی آتی تھی, میری تصویریں بھی آئی تھیں بکینی. تو مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ ہاں ہماری لڑکیاں بھی بکینی پہنتی ہیں. پہلی چیز میں نے ان سے کہی تھی کہ بھائی میں تو بکینی پہنتی ہوں, میرے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں اٹس اوکے. سو آئی کمپیٹڈ 2006 میں نے کمپیٹ کیا, آئی لاس. پھر میں نے دوبارہ کمپیٹ کیا 2007 میں اور میں وہ جیتی پیجنٹ. تو پیجنٹ یہاں ہوتا ہے, کینیڈا میں ہوتا تھا, اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ان 2007, تو بہت عرصہ ہو گیا اس کو. وہ ہوتے سو آئی ون دیٹ ایئر. اور اسی سال کیونکہ مشرف صاحب اس وقت جو تھے پاور میں تھے, تو ایک بڑی سی نیوز بنائی گئی کہ میں جو ہوں مشرف صاحب کی بڑی فین ہوں, اور میری ایک سائڈ جو باپ کی سائڈ ہے وہ بلوچ ہیں. تو اس وقت بلوچوں کا اور ان کا بڑا معاملہ چل رہا تھا, وچ آئی ڈڈنٹ نو اباؤٹ. تو وہ پوری نیوز کریٹ کی, اور اس کو پاکستان نے تو اتنا نہیں پک کیا, مگر انڈین میڈیا نے بڑا پک کیا اور اس پہ خوب گانے لگائے چینی کم ہے اور امیتابھ اور ان کو کر رہی, but they made it into a really positive thing. So anyways, it went on. پھر میں پاکستان بھی گئی in 2009, میں نے وہاں بھی میڈیا میں کام کیا. Almost then 2013 I had my child and stuff. So now I'm mostly in Canada. میں YouTube ہے میرا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے, تو I work through that. مگر اتنے سالوں میں یہ ہوا ہے کہ جو وہ پیجنٹ بندی کرواتی تھی اور میرے وہاں جا کر بولنے پہ, and I used to say کہ میں نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو. میری تصویر جو وائرل ہوئی تھی اس میں بکینی میں پاکستان کا فلیگ پکڑی کھڑی تھی, تو مجھے بہت دھمکیاں آئی تھیں, اور مجھے بہت بلوچ یہاں پر بھی دھمکی دے رہے تھے کہ آپ مشرف کے بارے میں کچھ نہیں بولو. مگر مجھے اس وقت I was not much involved in politics. I didn't know کہ کیا ہو رہا تھا. مگر آج یہ ہے کہ آج مس پاکستان جو بندی کرواتی تھی اس نے پاکستان میں ایک بندی کو پکڑا ہے, اور لائک شی از پکنگ گرلز فرام پاکستان. مس ورلڈ اور مس یونیورس میں ہم کمپیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی لڑکیاں, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پاکستان سے ہی جائے. آئی کین گو فرام کینیڈا ٹو کمپیٹ ان مس ورلڈ. اگر آپ کو یاد ہوگا تو انیتا ایوب تھی ہماری, جنہوں نے کوشش کیا تھا بیک ان دا ڈیز, تو ان کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا تھا اینڈ شی wasn't able to go. تو ابھی یہ بھی I would like to see somebody ایک دن مس ورلڈ میں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. Yeah, that was a little short thing of کہ کیا ہے. مگر مجھے بہت کرٹیسائز کیا, مگر جب میں پاکستان گئی واپس تو مجھے میڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے لیا تھا. بالکل ٹھیک. لیکن مہلیج, میرے خیال ہے اب میں نام ٹھیک لے رہی ہوں نا آپ کا, جی. تو مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ چینجز آنے چاہیے, اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ ماڈلنگ ہے یا فیمیلز کو آگے آنا چاہیے, یا جو ایک چلا تھا انڈیا میں بھی حجاب کو لے کر اتنا ہنگامہ ہوا تھا, اور یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہر فیلڈ میں جو ہے وہ لڑکیاں نہیں جانی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑے اور مسلم کنٹریز کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور وہ بھی اسی طرح کام کریں؟ ہاں نہیں, آف کورس ہونا چاہیے. اور اگر ہم کمپیئر کریں فرام جب پی ٹی وی کے دن ہوتے تھے تو آپ صرف سر پہ دوپٹہ ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا آپ کو, تو اس سے بہت ڈفرینس آیا ہے. اگر آپ فیشن ٹی وی جو چلتا ہے وہاں پر پاکستان میں اس میں دیکھیں تو فیشن شوز جو ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں ڈریسز بھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی جو ایوارڈز ہوتے ہیں ہمارے, ان پہ کتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے ہماری ماڈلس کو کہ دیکھو شولڈرز دکھ رہے ہیں, پیچھے سے ہے ایسے, سو امپروومنٹ تو آئی ہے. اب ہمارے بیچارے جو میڈیا والے لوگ ہیں چند بڑے ہپوکریٹ ہیں, مگر جو چند لوگ ہیں they don't have دی opportunity to explore, کیونکہ پاکستان میں ایک سیلنگ بن گئی ہے آپ کی, وہ ہے ریلیجن کی, اس کے اوپر آپ جا نہیں سکتے ہو. تو اس کے انڈر رہ کر بھی وہ اپنی کریٹیوٹی کو کیسے شو کرتے ہیں, I'm very surprised to see that. کیونکہ ایک کریٹو بندہ ہونے کے لیے آپ کو کھلی آزادی چاہیے, you need an open mind. اور یعنی ہم لوگوں نے ایک وہ سیریل جو آیا تھا چڑیل, اگر آپ نے دیکھا ہو Z5 پہ, تو دیٹ از ویری آج کل کے زمانے کا ہے. اس میں ٹرانسجینڈرس کو بھی دکھایا ہے, اس میں گے لیسبینس کو بھی دکھایا ہے, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے ٹچ کی ہیں 5 عورتوں کے اس پہ. تو وی آر امپروونگ, مگر وہی بات ہے نا کہ ہم کو ایک گلاس میں آپ نے شیشے میں بند کر دیا ہے, تو وی کین گو دیر. تو ان میڈیا اگر آپ دیکھیں جو ہمارا میڈیا ہے اس میں بہت سارے جو ایلیٹ کلاس ہے, they do everything. وہ پہنتے بھی ہیں, وہ پارٹیز بھی کرتے ہیں, some of them might not even follow the religion. ہمارے فیشن کے ڈیزائنرز موسٹلی گے ہیں, ہمارے جو میک اپ آرٹسٹ ہیئر اسٹائلسٹ ہیں موسٹلی گے ہیں, مگر اوپنلی گے نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ پھر وہ کنڈیم ہو جاتا ہے, بٹ ایوری ون نوز کہ وہ گے ہیں.
So it's a very hypocritical society. अभी एक साहब थे जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, बोतलें, शराब की बोतलें जलाते हुए। जितनी शराब मैंने पाकिस्तान में 4 महीने में पी थी, I didn't even drink 14 years in Canada. तो वो हिपोक्रेसी आ जाती है कि चंद आपको दिखेंगे लोग जो आके बड़ी दीन की बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमिर लियाकत को देख लें आप, तो वो एक नंबर के हिपोक्रेट थे। वो आके यहाँ पे दीन फैला रहे होते थे और पीछे उनकी हरकतें आप देख सकते हैं, what they were doing. तो those people are already fighting within. और फिर जब मौलाना आ जाते हैं और हर वक्त उनके ऊपर भी इस्लाम नाफिज होता है, they're also sick of it. लेकिन ड्रिंक तो खैर मौलाना भी करते हैं, और बहुत से मौलाना तो ड्रिंक करके टीवी पर भी आते हैं और उसके बाद उनका झगड़ा भी हो जाता है। जो लोग वहां पे होते हैं उनके साथ डिबेट में हमने बहुत बार देखा है कि ड्रिंक कर कर आ गए, जिसमें मौलाना वो ताहिर अशरफी साहब भी जो है वो भी शामिल है। लेकिन साथ साथ जैसे आपने बात की हिपोक्रेट होने की, तो बिल्कुल पाकिस्तान में आपको लगता है कि वाकई में हम जो है वो दोहरी जिंदगी जीते हैं, यानी हमारा सामने कुछ और है और हम पीछे कुछ और है। यहाँ पर आपको लगता है कि इस किस्म का हिपोक्रेसी चलती है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब मैं गई थी पहली दफा आफ्टर डूइंग मिस पाकिस्तान, तो मुझसे कहा गया था आपने बंद कमरे में जो भी करना है, मगर जब बाहर निकलो ना तो वो सफेद चादर पहन के आपने निकलना है। तो मतलब ये कि आप कमरे के पीछे कुछ भी कर लो, बस बाहर ऐसे लगना है। तो इनको अल्लाह मियाँ का डर नहीं है। इन लोगों को अल्लाह मियाँ तो हर जगह देख रहा है आपको। इनको इंसानों का डर है कि इंसान ना पकड़ में आ जाए। मैं जब पाकिस्तान गई थी, तो डिपेंडिंग ऑन विच टाइम आई वेंट और किस लोगों के साथ मैं रही हूँ, तो जब मैं एलीट क्राउड, अमीर लोगों जिनके पास कॉन्टेक्ट थे और इन द मीडिया रही, तो माई लाइफ वॉज वेरी मच लाइक कैनेडा। हाँ, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें। मैं ड्रेस पहन के अपनी गाड़ी में बैठती थी और जहाँ पार्टी में जा रहे होते थे वहां उतरते थे। पार्टी में आप अपना ड्रेस पहने हुए हो, वहां पे बूज भी चल रही है। देयर इज लाइक इवन कराची में अगर आप चले जाएं क्लिफ्टन की तरफ, तो वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप अपनी बोतलें लेकर आ सकते हैं। लड़कियां वहाँ ड्रेसेस में जाती हैं। सो बट दैट इज अ सर्टेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी जो बिल्कुल ही लगता है कि पाकिस्तान से एलियनेटेड है। मगर जो मेजोरिटी आप देखेंगे, जब आप मिडिल क्लास में जाते हैं और पुअर क्लास में जाते हैं, that's where you see a little bit more of an extremism. But at the same time, अब मैंने देसी कुड़ियां किया था, उसके लिए हम एक गांव में गए थे और उसका नाम था गोट राधा किशन। वहां पे लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव पे। तो जब मैं वहां गई तो वहां की जो बूढ़ी औरतें थी, बिकॉज आई स्मोक्ड, तो उन्होंने, जब मैं वही हो रही थी कि यार हाउ डू आई स्मोक, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड। मगर वो फिर आंटी मुझसे आती कहती है ये कहाँ की सिगरेट है? मैं कहने लगी एक मुझको भी दो, तो वो भी बीड़ियां पीती है। आई टुक अ पिक्चर बोथ स्मोकिंग, तो यानी माइया भी है वहां पर, होता भी है गांव में जो चीजें होती हैं। आई ऑल्सो, माई फादर्स फैमिली वाज फ्रॉम गांव। तो जब देखिए, जहां इनको अपने मतलब के लिए यूज करना होता है इस्लाम को, ले आते हैं, और जहां इनका मकसद नहीं होता है वहां ये उसको कचरे में डाल देते हैं, तो इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी। मैं कहती हूँ कि देखिए, लोगों को करना है, आपने लोगों को बहुत बुरे तरीके से रोका हुआ है, चाहे वो अमीर शराब पी रहा हो या चाहे वो गरीब ठर्रा पी रहा हो। आपने उनको रेगुलेट अगर कर दो, उनको इजाजत दे दो, तो एक प्रॉपर तरीके से चीजें हो सकती हैं। अभी ड्रग्स भी वहां बिक रही हैं, अभी अल्कोहल भी वहां बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन भी वहां हो रही है, मगर उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें ये होता है कि अंडर एज बच्चियां आपकी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में डाली जा रही हैं, उसमें अंडर एज बच्चे हैं जो आपके ड्रग्स ले रहे हैं, पार्टीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक अगर इसको रेगुलेट कर लें और प्रॉपरली इसको मैनेज किया जाए, तो we can actually improve the society, because everybody wants to do it, to be honest. नहीं बिल्कुल, लेकिन खैर ड्रग्स का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये कि ड्रिंक्स का जरूर है कि उससे इनको बहुत टैक्स भी मिल सकता है, क्योंकि हर कोई ऑलमोस्ट अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 6 या 7 लोग तो ऐसे हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं, और क्योंकि कोई टैक्स नहीं है, पाबंदी है, इस वजह से जो है वो इनका नुकसान ही हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा कोई नहीं हो रहा। मगर साथ साथ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये भी देखने में आया, ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, और इसी किस्म की चीज हमने जो है बाहर यूरोप में और कई जगह पे देखा, इस्लामोफोबिया की बहुत बात की जाती है। तो आप भी कनाडा में रहती हैं, आपको लगता है मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी किस्म का कोई जुल्म हो रहा है, कोई मार पीट रहा है, क्या हो क्या रहा है? ये व्हाट इज इस्लामोफोबिया बेसिकली? मुझे आप ही बताइए, मुसलमानों के साथ जुल्म कहाँ नहीं हो रहा है? कौन सी एक कंट्री है जहाँ पे ये कहते हैं हमारे पे जुल्म नहीं हो रहा है? मुझे कोई बता दे कौन सी कंट्री में बैठे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी में कि हमारे पे जुल्म नहीं हो रहा है। देखिए, मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं ज्यादातर गोरों के बीच में ही रही हूँ। हम लोग यहाँ आए और हमने इंटीग्रेट किया
और हम कनेडियन वैल्यूज को ऊपर रखा हमने, क्योंकि हम आए यहाँ पर कनेडियन वैल्यूज के लिए थे. अगर मुझे वही लाइफ रहनी होती, वैसे ही रहना होता जैसे पाकिस्तान में थी, तो वही रहते, राइट. तो होता ये है कि अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है, वो मूव हो जाती है किसी नेबरहुड में, ठीक है. अब आंटी उनकी जो है लड़कियों को देख रही हैं, यू नो, हाय देखो क्या कर रही लड़के आ रहे हैं, ऐसे कपड़े पहने, हाय हाय हाय. तो बंदा अनकंफर्टेबल होता है और फिर वो निकलती है बाहर बुरके में. अब गोरे ने कभी बुरका देखा नहीं, ये तो वही बात होगी, पठान ने कभी लड़की को बिकिनी में नहीं देखा तो वो घूरेगा, तो वो घूर लेता है, तो ये फौरन हो जाएगी रेसिस्ट हो गया, ये इस्लामोफोबिक हो रहा है, राइट. तो अब वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं गोरे के, भाई अब हम इनको कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कर दिया तो रेसिज्म हो जाएगा, इस्लामोफोबिया हो जाता. तो क्या होता है, वो अपना बिस्तर बांधते हैं और वो मूव हो जाते हैं. फिर वो जगह हैवीली पॉपुलेटेड हो जाती है सारे पाकिस्तानियों से. तो अब क्या हुआ, आपने गोरों के साथ इंटीग्रेट किया ही नहीं, अब आपने छोटा यहाँ मिनी पाकिस्तान बना लिया है और वही आपकी ज़हनियत हो गई है. और हमारे जो यहाँ पॉलिटिशियन है, स्पेशली ट्रूडो, उसको भी ये पता चल गया कि इस्लामोफोबिया एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर आप बहुत सारे वोट्स गेन करते हैं. तो नाउ दिस टर्म वाज इन्वेंटेड, आई बिलीव इन 1920s में इन्होंने निकाली थी एज अ टूल टू शट अप पीपल, बेसिकली जो इस्लाम के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं. तो मैं हर जगह, आज मैं रोहित शो पे थी तो मैं यही बता रही थी कि यू हैव टू डिफरेंशिएट. Islamophobia is not an irrational fear. Phobia is an irrational fear. मगर इस्लाम का आपको rational fear हो सकता है if you're LGBTQ, अगर आप औरत हैं या आप इस्लाम को छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपको मार देना चाहिए. तो मुझे एज एन एक्स मुस्लिम मुझे डर लगता है इस्लाम की आइडियोलॉजी से. मुस्लिम अलग है, मुस्लिम्स वो हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमने देखा है कि मुसलमान एक हो सकता है जो 5 वक्त का नमाजी हो, और एक मुसलमान हो सकता है जो 5 वक्त का शराबी हो, you know. So it could be two different kinds. So we can't judge. We can say Muslim phobia है, मगर Islamophobia is no such term. In the whole time जो मैं यहाँ रही हूँ, इक्का दुक्का केसेस के उसमें आए हवाले जहाँ पर मुसलमानों को मार दिया गया. लास्ट ईयर एक केस आया था लंदन में, जहाँ पूरी फैमिली पे एक बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी थी, और उसका केस अभी है कोर्ट में. So we don't know कि उसने क्या किया था, what happened. मगर अगर आप देखें तो जितने मुसलमानों ने यहाँ पर उस आइडियोलॉजी को लेकर बम फाड़े हैं और लोगों को करा है कनाडा में, तो उस पर कोई बात नहीं करता है. अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको नहीं किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर एक डैनफोर्थ पे आई बिलीव कपल ईयर्स अगो एक शूटिंग हुई थी, जिसमें वो बंदा पाकिस्तानी था, और उसने ज्यादातर औरतों को मारा था, गोरों को मारा था. उसके भाई जो था उसके पास से, यानी कि घर से बहुत सारा पता नहीं कौन सा केमिकल है वो निकला था, एंड किसी को पता ही नहीं चली, न्यूज खत्म हो गई बिल्कुल. उसको वो कर आके कि वो ही इज मेंटली अनस्टेबल करके उसको अंदर कर दिया गया. तो इस्लामोफोबिया इज अ टूल जिसे आप देखते हैं इंडिया में भी और दूसरे मुल्कों में यूज हो रहा है. पॉलिटिशियंस इसको यूज कर रहे हैं टू गेन द मुस्लिम सिंपैथी एंड वोट, क्योंकि मुसलमान कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम के लिए वो कर रहा है. फिर आपने यही चीज देखी, इमरान खान ने इसको एज अ टूल यूज किया. वो मसीहा बन निकले थे जब फ्रांस में हुआ था, तो यूएन में पहुंच गए थे कि अब सारे मुसलमान है, देखो ये हमारा खलीफा है, ये इस्लाम पे हमारी गुस्ताखी रोकेगा और ये करेगा वो करेगा. तो ये जो ब्लास्फेमी का लॉ है ना पाकिस्तान में, ये हम पे यहाँ कनाडा में थोपना चाह रहे हैं या वेस्ट में थोपना चाह रहे हैं. तो अब ये लड़ाई आ गई है कि वेस्ट क्या करेगा, अपनी वेस्टर्न वैल्यूज रखेगा या वो इनके अंदर दब जाएगा. फ्रांस टुक अ वेरी गुड स्टैंड ऑन दिस, और इन द फ्यूचर सारी वेस्टर्न कंट्रीज को स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका ये कि आप इनको उंगली देते हैं तो ये पूरा हाथ ही खींच लेते हैं. लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि पाकिस्तान का इम्प्रेशन क्या है, जैसे आप कनाडा में हैं, वहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसा चल रहा है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो ठीक से हैंडल कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही. और इस किस्म की प्रॉब्लम, जैसे अभी हम FATF में भी फंसे हुए थे, बल्कि अभी भी हैं फंसा ही मैं वहीं पे, लेकिन ये कि हम FATF में भी हैं, साथ साथ IMF के लोन्स भी लेते चले जा रहे हैं. तो वहां पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो क्या समझते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और या फिर वो समझते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए यहाँ पर? आरजू जी, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बहुत ही कम ओवरसीज जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ बातचीत करती हूँ. मैं गोरों के एरिया में रहती हूँ, मैं अकेली यहाँ पर हूँ. बट गोरे भी क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को तो सभी देखते हैं. हाँ, नहीं, गोरे जो है ना यहाँ के, मैं आपको बताती हूँ, गोरे जो है ना यहाँ पे, जिस गोरे से मैं मिली और कभी कभार मैं जब उनसे ये बातें करती हूँ ना, तो उनका ये होता है, oh, we treat everyone nicely, we welcome everyone, we don't want to judge anybody. They don't care. वो अपने 9 to 5 जाते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं,
اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعی میں ان کے ملک میں خود کیا ہو رہا ہے. دے ڈونٹ نو. ان کو نہیں پتا کہ اسلاموفوبیا موشن آ گیا ہے. یہ ایک ٹپیکل چیز میں بتا رہی ہوں. پھر جو پولیٹکس میں گورے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام پہ یعنی بہت ساری ٹرمینالوجی ہے, تقیہ ہو گیا, مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا, میں نے گوروں سے سیکھا. تو ان کو پتا ہے کہ اسلام کی کیا آئیڈیالوجی ہے. دیر از اے اسمال پرسنٹیج, مگر ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ آئیڈیالوجی یہاں ٹیک اوور کر سکتی ہے. مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ابھی یہ کینیڈا میں جو پروٹیسٹ ہوا تھا ٹرکرز کا, تو ہمارے پرائم منسٹر نے آگے کہا تھا یہ سارے نازیز ہیں, یہ سارے ریسسٹ ہیں, یہ سارے اسلاموفوبک ہیں, یہ سارے ہوموفوبک ہیں. یعنی وہ پروٹیسٹ کرنے سے آپ اسلاموفوبک بھی بن گئے کیونکہ آپ ان کی لائن میں نہیں بول رہے تھے, رائٹ. اگر آپ اسلام کو تھوڑا سا بھی کرٹیسائز کرتے ہو تو آپ فوراً وہ بن جاتے ہو اینڈ یو آر ریسسٹ. فرسٹ آف آل اسلام ڈزنٹ ہیو اے ریس. آپ گورا بھی ہو سکتا ہے, مسلمان, چینا بھی ہو سکتا ہے, سوری چائنیز بھی ہو سکتے ہیں, اینڈ یو نو اسلام جو ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے ریس, اٹس این آئیڈیالوجی. لوگوں کو یہ ٹرمینالوجی جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ڈیبیٹس میں بیٹھے ہیں یا آپ کے اوپر فوراً اسلاموفوبیا ریسس بول کر چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو یہ کلیئر کریں کہ آپ یہ الزام جو لگا رہے ہیں اٹس ویری انویلڈ اینڈ اٹ ڈزنٹ ورک آن می. تو اب یہ گوروں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے. اینڈ اسی طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان کا نہیں سن رہی ہے, اینڈ دے کین سی کہ یہ جو چیز ہے آ کر کس طرح سے ہمیں ہمارے ڈیموگرافک کو اور ہمارے کلچر کو چینج کر رہی ہے. And nobody wants Sharia law here. I don't want Sharia law here. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا, یہاں بھی کوئی نہیں چاہتا, پاکستان میں بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ صرف باتیں کرتے ہیں لیکن سبھی ڈرتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان بن جائے یا اس قسم کا کوئی شریعہ لا جو ہے وہ یہاں پر ہے. لیکن پھر بھی آپ جیسی فیمیلز ہیں موجود اور آپ کو بولنا چاہیے, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ پاکستان سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو صحیح بات بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو سون اگین. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.